नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज एक डिफरेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ नाड़ी ज्योतिष के ऊपर, और इसमें थोड़ा सा बेसिक्स आपको बताऊँगा कि नाड़ी ज्योतिष क्या है, इसको कैसे देखा जाता है, क्या इसमें रूल्स जो हैं, नियम जो हैं वो आपको लगाने पड़ते हैं। और बहुत ही सिंपल वीडियो रहेगी, सिर्फ जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। और वीडियो के एंड में आपको कुछ 3 अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊँगा, सूत्र बताऊँगा, जिनकी कुंडली में वो सूत्र होंगे या जिनकी कुंडली में वो ग्रह जो है युति कर रहे होंगे आपस में, तो आप उनको लगा के देखिए। बाकी कुंडलियों पे बहुत ही अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। तो पूरी वीडियो जो है नाड़ी ज्योतिष पर ही आधारित रहने वाली है। और वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग मेरा और मेरी सहयोगी एस्ट्रो सरिता उनका चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और सबसे पहले गणेश जी की स्तुति कर लेते हैं। और आशा करता हूँ सबके घर में सुख शांति बनाए रखेंगे गणेश जी। और शनिदेव की वंदना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सबके घर में शनिदेव सुख और शांति बनाए रखें। तो देखिए, जब भी आप नाड़ी ज्योतिष कहीं से भी सीखते हैं, और किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं, किसी देवज्ञ से सीखते हैं, किसी गुरु से सीख रहे हैं, तो वहाँ पे एक सिंपल रूल होता है। इसको बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा करके इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो गुरु को बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है। गुरु जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रह भी माने जाते हैं नाड़ी ज्योतिष में। और जब भी आप नाड़ी ज्योतिष करते हैं, कोई कुंडली आपके सामने आती है, तो वहाँ पे आपको लगन नहीं देखना है दोस्तों। लगन की वहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई भी महत्वता नहीं होती है। आपको देखना है बृहस्पति देव को। बृहस्पति देव कुंडली में जहाँ भी जिस भी राशि में होंगे उसको आपको लगन मान लेना है, और उसके अनुसार ही सारे फलित आपको करने हैं। मान लीजिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बृहस्पति देव जो है वो जीव कारक हैं दोस्तों, आत्मा कारक जिसको कहा जाता है। तो नाड़ी ज्योतिष का ये नियम है, जब भी आप किसी की कुंडली देखेंगे वहाँ पे लगन को आप नहीं लेते हैं। जहाँ बृहस्पति देव रहते हैं, बृहस्पति देव को ही लिया जाता है। तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है, कुंडली में ग्रह जो है अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं, अपनी राशियों में स्थित हो जाते हैं, उसके बाद ग्रह जो है प्रोग्रेसिव मूड में आ जाते हैं, यानी घूमना शुरू कर देते हैं, जिसको गोचर कहा जाता है वैदिक ज्योतिष में भी, और नाड़ी ज्योतिष में भी इसको गोचर ही कहा जाता है। तो गोचर के हिसाब से फिर वो अपना परिणाम देना शुरू करते हैं। यही नाड़ी ज्योतिष है। पूरी नाड़ी ज्योतिष इसी पे आधारित रहती है। गोचर के ग्रह एक दूसरे से मिलते हैं और किसी न किसी घटना को जन्म देते हैं दोस्तों। तो इसीलिए बृहस्पति देव को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे वो पुरुष की कुंडली हो, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो, दोनों ही जगह पे आपको बृहस्पति देव को लगन मानकर फिर फलित जो है करने हैं दोस्तों। इसीलिए जब भी मैं पहले भी कोई वीडियोस जो नाड़ी ज्योतिष की बनाई थी, इसीलिए बृहस्पति देव को सबसे ज़्यादा महत्वता मैं देता था। तो अब मान लीजिए, इसको थोड़ा सा उदाहरण से आपको समझाता हूँ। किसी के धन के बारे में आपको बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, लगन कुंडली से दूसरा भाव नहीं देखेंगे। जो भी उस व्यक्ति का लगन होगा वहाँ से दूसरा भाव नहीं देखेंगे, हम देखेंगे बृहस्पति से दूसरा भाव। वहाँ पे कौन सा लगन आ रहा है, कौन सी राशि आ रही है, कौन से ग्रह वहाँ पे विराजमान है, और देखेंगे शुक्र देव को। तो जब पैसे की आपको बात देखनी है किसी भी जातक के बारे में, तो आप बृहस्पति से दूसरा भाव देखेंगे और शुक्रदेव को देखेंगे, और फलित जो है आपके सामने निकल कर आ जाएगा। कि जितना ज़्यादा पाप प्रभाव होगा उतना ज़्यादा धन संचय जीवन में कम होगा। जितना पाप प्रभाव कम होगा, थोड़ा सा धन का जो व्यक्ति का संचय होता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी धन का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शुक्रदेव बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं दोस्तों। आपको किसी के सुख भाव के बारे में जानना है। सुख भाव क्या होता है, चौथा भाव हो गया, यानी लगन से चौथा भाव होता है सुख भाव। लेकिन जब हम नाड़ी ज्योतिष करते हैं तो हम क्या करेंगे, बृहस्पति से जो चौथा भाव होगा
वो सुख भाव माना जाएगा और सुख के कारक होते हैं शुक्र देव। नाड़ी ज्योतिष में शुक्र देव ही एक ऐसे ग्रह है दोस्तों, ये सब चीजें आपको देते हैं, धन देते हैं, वैभव देते हैं, लग्जरी देते हैं, जीवन में सारी सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं, अच्छा वाहन मिलता है, अच्छी खूबसूरत पत्नी मिलती है, पैसा मिलता है। ये सारी चीजें शुक्र देव के द्वारा आती हैं दोस्तों। तो जब भी आप सुख स्थान की बात करेंगे, बृहस्पति से चौथा भाव और शुक्र देव, दोनों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, कौन से ग्रह उनको देख रहे हैं, कौन से नेगेटिव हैं, कौन से पॉजिटिव हैं। ये सारा नाड़ी ज्योतिष में कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों पे नाड़ी ज्योतिष चलती है दोस्तों। नाड़ी ज्योतिष सिर्फ फलित में ही विश्वास करती है, इसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं होती है, गणित वगैरह कुछ नहीं होता है। सीधा आपको एक रूल्स, एक नियम दिए गए हैं, उनके हिसाब से आपको फलित जो है वो करना है। लेकिन बृहस्पति को सबसे ज्यादा महत्वता दी जाती है दोस्तों। तो पहली चीज तो ये हो गई। बहुत से लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स भी आई थी इसको लेकर कि क्यों बृहस्पति को मैं इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूं। तो ये उसका मेन कारण है। बृहस्पति देव जीव कारक हैं, यानी वो जातक स्वयं जिसकी कुंडली आपके पास आते हैं, उसकी कुंडली आप देख रहे हैं, तो बृहस्पति देव को आपको देखना है दोस्तों। अब यहाँ पे स्त्री की कुंडली जब आप देखेंगे, पुरुष की कुंडली में भी बृहस्पति जीव कारक है, स्त्री की कुंडली में भी जीव कारक है, यानी आत्मा कारक है। लेकिन स्त्रियों की कुंडली में शुक्र देव को भी उनके देह का कारक माना जाता है, यानी उनके शरीर का कारक जो है वो माना जाता है। इसके पीछे कुछ लॉजिक है, ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो जब आप स्त्री की कुंडली देखते हैं तो आपको बृहस्पति देव भी देखने हैं, कहाँ पे वो विराजमान है उसके हिसाब से फलित, और शुक्र देव भी कहाँ पे विराजमान है उसके हिसाब से भी फलित जो है सामने निकल कर आएंगे। ये जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेंगे आपको तब बताऊंगा कि कैसे उन चीज़ों को आपको अलग अलग करना है, कैसे फलित करना है। तो ये स्त्रियों के लिए एक सेकेंडरी आप कह सकते हैं, शुक्र देव को भी देह कारक माना गया है, वो आपको देखना पड़ता है दोस्तों। अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा माना जाता है? नाड़ी ज्योतिष हो चाहे वैदिक ज्योतिष हो, सब काल पुरुष कुंडली के अनुसार ही चलते हैं। काल पुरुष की कुंडली भगवान विष्णु को दर्शाती है, उनके ही अनुसार सारी ज्योतिष जो है वो चलती है। तो जब आप काल पुरुष कुंडली देखेंगे, लगन में मेष राशि रहती है। मेष मतलब जातक स्वयं जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये पुरुष माना जाता है, यानी लगन में मेष राशि है, मंगल एक पुरुष ग्रह है, तो जातक पुरुष होगा, उसकी आप बात करेंगे। और उसके जो सामने होती है वो है 7 नंबर राशि, जो शुक्र देव की राशि होती है, ये एक स्त्री ग्रह है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए सप्तम भाव जो पत्नी का माना जाता है, तो जब आप स्त्री की कुंडली देखेंगे तो उसमें देह कारक जो होता है वो शुक्र देव लिया जाता है, ये उसका कारण है। और इसका एक संबंध और भी बनता है, जब विवाह की बात होती है तो काल पुरुष की कुंडली में लगन में मेष राशि है, उसके स्वामी मंगल देव हैं, और सप्तम भाव में शुक्र देव की राशि है। तो जब इन दोनों का मिलन होगा, यानी मंगल देव का शुक्र देव का, तब उस समय में विवाह होता है दोस्तों। ये प्रैक्टिकली आपको कुंडलियां दिखा के बताऊंगा कि कैसे शुक्र देव और मंगल देव बहुत ही एक अहम भूमिका निभाते हैं जब विवाह बंधन की बात आती है दोस्तों। कैसे गोचर में वो अपना प्रभाव डालते हैं आपके मंगल देव पर या आपकी कुंडली में शुक्र देव पर, ये जब प्रैक्टिकल कुंडलियां आपको दिखाऊंगा उसके माध्यम से आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। अब दूसरा नियम नाड़ी ज्योतिष में और क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लेकर भी बहुत से फलित जो हैं वो किए जाते हैं। वो क्या है, किसी भी ग्रह के एक घर आगे अगर कोई ग्रह होगा तो उसका एक फलित निकल कर आता है, और किसी ग्रह के एक घर पीछे भी अगर कोई ग्रह होगा उसका भी एक फलित निकल कर आएगा, और किसी ग्रह के बिल्कुल सामने भी कोई ग्रह होगा
तो उसका भी फलित निकल कर आता है दोस्तों। तो इसको आप उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप अपने घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेकर और आपको सड़क जो है बिल्कुल सीधी साफ दिखती है, तो आप गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कोई उसमें रुकावट किसी तरह की नहीं आती है, लेकिन अचानक से ही आपका ध्यान नहीं पड़ता है और एक बहुत बड़ा खड्डा आ जाता है जिसमें आपकी गाड़ी जो है जंप ले लेती है या किसी तरह से दुर्घटना हो जाती है। तो उसका मतलब क्या होता है, किसी भी ग्रह के आगे जब कोई नेगेटिव ग्रह आ जाएगा, यानी उसके आगे कोई नेगेटिव ग्रह होगा, तो वहां पे फिर आपको दिक्कत, कुछ परेशानी होगी। लेकिन अगर रोड आपको बिल्कुल साफ मिलती है, कोई उसमें रुकावट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जिस ग्रह की आप बात कर रहे हैं उसके आगे वाले जो ग्रह होंगे, उसके आगे वाली राशियों में जो ग्रह होंगे, वहां पे अगर शुभ ग्रह होंगे तो किसी तरह की दिक्कत, रुकावट आपके जीवन में नहीं आने वाली है, जब तक बीच में कोई नेगेटिव ग्रह नहीं आता है दोस्तों। तो ये भी आपको जो है प्रैक्टिकल जब कुंडली आएंगी उसके माध्यम से बताऊंगा। इसी तरह से पीछे वाले भाव में भी मान लीजिए आप गाड़ी पे आराम से जा रहे हैं, आगे सब कुछ ठीक है, लेकिन पीछे से ही आके आपको कोई टक्कर मार देता है या आपकी गाड़ी पे हिट कर देता है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी ग्रह के पीछे वाली राशि में अगर कोई नेगेटिव ग्रह होगा तो वो भी आपको पीछे की तरफ खींचता है, यानी किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन, किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो आपको दे सकता है। इसी तरह से उस ग्रह के जो सामने कोई ग्रह होगा वो भी पूर्ण रूप से अपना प्रभाव जो है उस ग्रह पर डालता है, उसको लेकर भी फलित सामने निकल कर आएगा दोस्तों। तो ये सारे फलित जो हैं आने वाले समय में एक एक करके, क्योंकि इसमें बहुत सारे फलित हैं, बहुत सारे नियम इसमें लगाए जाते हैं, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे कुंडलियाँ आपको दिखाऊंगा उनके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये नाड़ी ज्योतिष के कुछ बेसिक नियम हैं जो आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। इसके बिना नाड़ी ज्योतिष सीखना और नाड़ी ज्योतिष करना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। अब तीसरा नियम यहाँ पे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तीसरा नियम यहाँ पे ये होता है कि नाड़ी ज्योतिष जो है ग्रहों के जो कारकत्व होते हैं उनके ऊपर आधारित रहती है। जैसे सूर्य पिता के कारक हैं, चंद्रमा माता के कारक है, मंगल देव छोटे भाई के कारक हैं, और स्त्री की कुंडली में मंगल देव जो है पति के कारक हैं। इस तरह से हर कारक के ऊपर जब गोचर होता है तो उसके हिसाब से फलित निकल कर आता है। तो सारे जो ग्रह होते हैं उनके कारकत्व दिए गए हैं नाड़ी ज्योतिष में, ये अलग अलग कारकत्व होते हैं हर ग्रह के, उसी के हिसाब से फलित जो है वो निकल कर आता है। फिर कौन सा ग्रह किस राशि में है, उस राशि का क्या मतलब होता है, उसके हिसाब से फिर फलित में फेरबदल होगा, या जो भी आप उस व्यक्ति के बारे में फलित करेंगे वो सामने निकल कर आता है। तो राशियां और ग्रहों के जो कारकत्व होते हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके बाद बारी आती है डिग्रीज की, अंशों की। तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जब दो ग्रह एक ही भाव में रहते हैं और कैसे उनकी अंश जो होते हैं कितना उनमें फर्क होता है, तो कैसे उसका फलित किया जाता है, यानी कैसे इसको डीकोड करेंगे, वो जब मैं आपको प्रैक्टिकली इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों की युति के ऊपर, तो वो आपको मैं तब समझाऊंगा, उसमें ये देखना होता है। और नियम इसमें ये है कि हर ग्रह का प्रोग्रेशन आपको देखना है। प्रोग्रेशन का मतलब जब आपका जन्म होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, ग्रह घूमते हैं। जैसे बृहस्पति किसी के अगर मेष राशि में है, जब उनका जन्म हुआ है, तो बृहस्पति फिर प्रोग्रेशन करते हैं, यानी फिर तुला में 2 नंबर राशि में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे। वहाँ पे उनको जो ग्रह मिलेंगे उसके हिसाब से फलित होगा। अगर कोई ग्रह नहीं होगा तो सामने वाला ग्रह उसको देखता होगा, यानी आपकी लगन कुंडली में कोई ग्रह अगर
उस राशि में नहीं है। मान लीजिए अभी बात करते हैं, बृहस्पति 12 नंबर राशि में वक्री हैं, अभी वक्री होकर चल रहे हैं, और 12 नंबर राशि में आपके कोई भी ग्रह नहीं है कुंडली में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बृहस्पति देव अपना फल नहीं देंगे। हो सकता है लगन कुंडली में आपकी जो जन्म कुंडली है वहां पे 6 नंबर राशि में बुध देव बैठे हों, तो इसका मतलब क्या है, बुध देव और बृहस्पति देव आपस में संबंध बना रहे हैं, यानी एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसका कुछ फलित निकल कर आता है। बुध जिस चीज के कारक होंगे उन चीजों को लेकर फलित जो है निकल कर सामने आता है दोस्तों। तो जैसे जैसे बृहस्पति देव और दूसरे ग्रह भी घूमते रहते हैं, अलग अलग समय में, अलग अलग महीनों में, अलग अलग दिनों में जो घटनाएं हैं वो घटित होती रहती हैं दोस्तों। तो इसको हर ग्रह के अनुसार मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि किस ग्रह से जब बृहस्पति युति करेंगे या उसको छुएंगे तो क्या उसका परिणाम होगा, और ऐसे शनिदेव, राहुदेव सबका जो है अलग अलग फलित होता है। तो ये विस्तार में आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो है वक्री ग्रह। जी हाँ, वक्री ग्रह, चाहे वैदिक हो चाहे नाड़ी हो, वक्री ग्रह बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं, उनमें चेष्टा बल आ जाता है। लेकिन नाड़ी में एक ऐसा नियम है जो वक्री ग्रह पर आपको लगाना पड़ेगा। वो नियम क्या है, मान लीजिए किसी की कुंडली में शनिदेव मेष राशि में है और वक्री हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो 12 नंबर राशि जो उनके एक घर पीछे होती है वहां पर भी अपना प्रभाव डालेंगे। यानी आजीवन उस व्यक्ति की कुंडली में मेष राशि पर भी शनिदेव अपना प्रभाव डालेंगे और मीन राशि पर भी अपना प्रभाव जो है वो डालेंगे दोस्तों। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए बुधदेव आपके लगन कुंडली में 6 नंबर राशि में है, तो शनिदेव क्योंकि कुंडली में वक्री है मेष राशि में, तो बुध और शनिदेव का दृष्टि संबंध सदैव रहेगा दोस्तों। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट की बात की जाती है। और वक्री ग्रह जो होते हैं कुछ और भी उनकी दृष्टि होती है, ये अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसके साथ में कुछ और भी चीज़ है जो बतानी बहुत ज़रूरी है। अब जो दृष्टियां वैदिक ज्योतिष में ली जाती हैं ग्रहों की, वही दृष्टियां नाड़ी ज्योतिष में भी ग्रहों की ली जाती हैं। लेकिन उनके अलावा एक और दृष्टि है जो नाड़ी ज्योतिष में बहुत अहम भूमिका निभाती है, वो है त्रिकोण दृष्टि। त्रिकोण दृष्टि का मतलब क्या होता है, उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया कि शनिदेव अगर मेष राशि में है यानी नंबर 1 में है, तो अगर 5 नंबर राशि में कोई ग्रह होगा तो शनिदेव और वो ग्रह आपस में दृष्टि संबंध बनाने वाले हैं। उन दोनों के जो भी कारकत्व होंगे उनके अनुसार फल जो है उसमें फेरबदल होगा। और इसी तरह से अगर 9 नंबर राशि में कोई ग्रह होगा तो वो भी शनिदेव पर अपनी दृष्टि सदैव के लिए डालेगा और शनिदेव उस पर अपनी दृष्टि डालेंगे। यानी तीनों ग्रह जो होंगे आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध बनाएंगे और ग्रहों के कारकत्वों के अनुसार उनका फलित जो है सामने निकल कर आता है। इसी तरह से जो वक्री ग्रह होगा, जैसे शनिदेव मेष में वक्री हैं, तो अपने से चौथे भाव में यानी मेष से चौथा भाव आप गिनेंगे तो कर्क राशि आएगी, जहाँ नंबर 4 लिखा रहेगा, उस पे सदैव अपनी दृष्टि डालेंगे। और उससे 8वां यानी मेष राशि से जो 8वां भाव होगा, जहां नंबर 8 लिखा रहेगा, वहां पे सदैव अपनी दृष्टि डालेंगे दोस्तों। तो यहाँ अगर कोई ग्रह रहता है 4 नंबर में, 8 नंबर में, उन पर भी शनिदेव की त्रिकोण दृष्टि पड़ने वाली है अगर शनिदेव कुंडली में वक्री अवस्था में होंगे। ये नाड़ी ज्योतिष के कुछ जो है बहुत ज़रूरी नियम हैं, इनको आप हमेशा याद रखिए
और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, अंशों का बहुत महत्व है और अष्टक वर्ग का भी बहुत महत्व है। ये आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि अष्टक वर्ग जो है वो कैसे लगाया जाता है दोस्तों। तो ये आप यहाँ पे सारे जो नियम है नोट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, 2 या 3 ऐसे महत्वपूर्ण नियम आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप किसी की कुंडली देखेंगे तो वहाँ पे ये 100% बिल्कुल ठीक बैठेंगे। ये टेस्टेड है, जहाँ से मैंने सीखा है वहाँ पे बिल्कुल टेस्ट किए हुए ये टेक्निक्स हैं दोस्तों। चंद्रमा को जल का कारक माना जाता है, नाड़ी ज्योतिष में भी चंद्रमा को जल का कारक माना जाता है, फॉरेन ट्रेवल्स का कारक माना जाता है, और भी बहुत चीज़ों का कारक माना जाता है, मदर का कारक माना जाता है। लेकिन एक फलित मैं आपको बता रहा हूँ, और राहु देव को माना जाता है कुछ बड़ा, कुछ विशाल, जिसको इंग्लिश में ह्यूज कहते हैं, वास्ट कहते हैं। तो जिनकी भी कुंडली में राहु देव और चंद्रदेव एक साथ होंगे और जिस राशि में होंगे, उस राशि की जो डायरेक्शन होगी, आप जिस भी शहर में जन्म लेंगे उसके आसपास उस डायरेक्शन में कोई नदी हो सकती है, किसी तरह का बहुत बड़ा कोई लेक जिसको कहते हैं, वो अवश्य होगी दोस्तों। ये आपको लेना है जहाँ पे आपका जन्म होता है, जिस शहर में आपका जन्म होगा, ये वहाँ से आपको लेना है। ये नहीं कि आपका जन्म कहीं और हुआ लेकिन अभी आप कहीं और रह रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट अगर आप वहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ पे ये ठीक नहीं बैठेगा। जन्म के समय जिस भी शहर में आप पैदा हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगाना है दोस्तों। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद कर सकते हैं। और बहुत सारे इससे और भी जो है फलित निकल कर आते हैं, लेकिन वो आने वाले समय में जब प्रैक्टिकल कुंडली आएंगी उनके माध्यम से आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं और आशा करता हूं शनिदेव सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे। जय शनिदेव।